हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करेंगे। आज रिवाइज करेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर 1 से फिर से रिवीजन करते हैं सैम्पल पेपर से। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे इसमें। चैप्टर 1 आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको बैलेंस, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस दिया होता है उसको बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ते हो कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस में, एक केमिकल सब्सटेंसेस को दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस में क्या है? नया सब्सटेंसेस बनेगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इसमें कोई नया सब्सटेंसेस बनता है। तो इन केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो आपका प्रीवियस सब्सटेंसेस था उससे इसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इन अ केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल चेंजेस होती हैं। ओनली आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में जो एटम्स क्या होते हैं? दो वर्ड से बना है, ए प्लस टॉम। ए मीन्स नॉन और टॉम मीन्स डिवाइडेबल। तो ऐसे पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई तो बताया गया कि एटम्स के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो कोई भी चीज़ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो एटम्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको मतलब कैन नॉट फर्दर डिवाइड, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो एटम्स हैं। तो यहाँ पर बताया गया ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में केवल रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, जो सब्सटेंसेस मतलब रिएक्शन से पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और जो न्यू सब्सटेंसेस बना वो क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो जो रिएक्शंस में पहले होते हैं, रिएक्शन से पहले, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बाद में होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप कह सकते हो कार्बन प्लस में O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया। रिएक्शन से पहले जो होगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो रिएक्शंस के बाद होगा इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। आफ्टर रिएक्शन जो एलिमेंट फॉर्म होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो रिएक्शन से पहले होगा उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे H2 प्लस O2 तो गिव्स H2O। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया। ट्वाइस H2O बैलेंस कर दिया जाएगा। तो ये 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो ये क्या हो गए? दोनों रिएक्टेंट हो गए। रिएक्शन से पहले जो होंगे इनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो बाद में होगा इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो कि द सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा। अब रिएक्टेंट क्या है ये आपको बता दिया। रिएक्शन से पहले जो एलिमेंट होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, जो कि जैसे आपका यहाँ पर 2H2 प्लस O2 क्या है? रिएक्टेंट है। 2C प्लस O2 क्या है? रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और 2H2O ये वाटर है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गया। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कोई नया सब्सटेंसेस बनेगा तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का एवोल्यूशन होगा, एवेलुएट होगी मतलब रिलीज होगी। तो द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4
Zn प्लस H2SO4 के बीच में जो रिएक्शंस होगी उसमें एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। जैसे Zn प्लस H2SO4 आप रिएक्शंस को लिख सकते हो। Zn जिंक सॉलिड है, प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक गैस, इसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये आपका किंग ऑफ एसिड हो गया H2SO4। ठीक, ये एक्वायरस सोल्यूशन होता है, जलीय विलयन है, जल जिसमें मिला होता है, जलीय विलयन एक्वायरस सोल्यूशन H2SO4। तो ये क्या बनेगा आपका ZnSO4 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी H2। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये भी आपका एक्वायरस होगा, एक्वायरस सोल्यूशन होगा जिसमें वाटर मिला हो, एक्वायरस सोल्यूशन, और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, चेंज इन कलर। जब मतलब केमिकल रिएक्शंस होगी तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलर भी चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड and purple color potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. The chemical reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from the orange to green. तो यहाँ पर जब जिंक सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होगा KMnO4, और सिट्रिक एसिड के बीच में जब रिएक्शंस कराएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब पहले पर्पल था अब कलरलेस हो जाएगा। ऐसे जब रिएक्शंस होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शंस कराते हैं तो इसका ऑरेंज से ग्रीन कलर हो जाता है, तो कलर चेंज हो जाएगा जब केमिकल रिएक्शंस मतलब आकर्ड होंगी। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, तो द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू liquid gas because wax is a solid, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas. So there are some chemical reactions which can show more than one characteristics. कुछ ऐसी chemical reactions होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा characteristics होते हैं, तो इसका state of substances भी change हो जाएगा। Change in temperature भी change हो जाएगा। तो the chemical reaction between quicklime कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे क्विकलाइम वाटर टू फॉर्म स्लैक्लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इसका राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, एवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज होगी, और मतलब गैस निकलेगी रिलीज होगी, चेंज इन कलर चेंज हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस का स्टेट चेंज हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो जब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जो चीज़ ना घुले प्रेसिपिटेट अवक्षेप बन जाए तो उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर इसका राइज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन से रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 से रिएक्शंस कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, इसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं। H2SO4 क्या है, किंग ऑफ एसिड। तो यहाँ पर जब बेरियम आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब बेरियम क्लोराइड को BaCl2 को हम जब रिएक्शंस कराते हैं H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा आपका, बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 और प्लस में 2HCl बनेगा। तो जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शंस कराएंगे तो क्या क्या बनेगा इसमें, ये आपका H2SO4 क्या है, एक्वायरस सोल्यूशन है, और ये आपका बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाएगा।
PPT कह सकते हो, प्रेसिपिटेट बन गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी आपका एक्वायरस हो गया, जलीय विलयन हो गया, जलीय सोल्यूशन हो गया। और बेरियम क्लोराइड ये भी आपका एक्वायरस सोल्यूशन है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जिसका अवक्षेप बन जाए, जो ना घुले और जाके तली में बैठ जाए, बॉटम में जाके बैठ जाए, उसको प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस आपको बताया कि जब ए और बी सब्सटेंसेस, मान लो ए और बी जुड़ते हैं तो नया प्रोडक्ट बन जाता है, इसी को केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। जैसे ए बी के साथ ऐड हुआ और ये ऐड होकर के गिव्स C+D, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया? यस सर। हाँ, जैसे H2 प्लस में O2 तो गिव्स H2O, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये केमिकल रिएक्शंस हो गया। अब बैलेंस कैसे करना है, तो रिएक्शन से पहले जितने एलिमेंट होते हैं रिएक्शन के बाद उतने एलिमेंट होंगे, रिएक्शन के पहले जितने एलिमेंट्स होंगे रिएक्शन के बाद उतने एलिमेंट होंगे, तो उसको हम बैलेंस है केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। समझ में आया? मतलब दोनों साइड में LHS और RHS, रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम एलिमेंट्स आएंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आता है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन मोस्टली आपको 4-5 टाइप की ही पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है कि दो सब्सटेंसेस ऐड होकर के एक नया सब्सटेंसेस बनाएं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। जैसे ए और बी जुड़ करके AB बन गया, ए और बी जुड़ करके क्या बन गया, AB, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। रिएक्टेंट आपके मोर देन 1 हो सकते हैं और प्रोडक्ट ओनली 1 हो सकता है। जैसे ए में बी ऐड करो, ए और बी रिएक्शंस करते हैं तो ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। और रिएक्टेंट आपका जैसे A + B + C, 3 सब्सटेंसेस मिल करके ABC एक प्रोडक्ट बन गया। ऐसे A + B + C + D 4 रिएक्टेंट मिल करके और एक ABCD एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाएगा, कि जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट केवल सिंगल हो। समझ में आया? यस सर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हुआ, रिएक्शंस इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट दें, एक ओनली 1 प्रोडक्ट दें, तो इसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए और बी 2 प्रोडक्ट मिल करके ए बी एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट मिल करके A + B + C मिल करके ABC एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना, A + B + C + D मिल करके ABCD बन गया। ऐसे मोर देन मतलब 1 हो सकता है रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट A + B + C + D + E 5 रिएक्टेंट मिल करके 5 रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया ABCDE। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब कंबाइन हो गया। समझ में आया? संयोजन हो गया ना, जुड़ गया, तो संयोजन रिएक्शंस बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो रिएक्शंस इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। जैसे व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, जब मैग्नीशियम एयर में बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पर कह सकते हो Mg + O2 तो गिव्स MgO, यहाँ 2Mg 2 MgO हो गया। तो 2 रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया। क्लियर? ऐसे कार्बन + ऑक्सीजन C + O2 तो गिव्स CO2, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में इसका उल्टा होता है। ये क्या है, वियोजन हो गया, डिसोसिएट हो गया, वियोजन अपक्रिया इसको बोलते हैं, ये डीकॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस था। दूसरा आ गया सेकंड टाइप आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो कंपोजिशन रिएक्शंस थी, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस किसको कहेंगे, जिसमें अब रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट एक सिंगल हो और प्रोडक्ट इसका उल्टा हो गया। जैसे मान लो AB एक ही रिएक्टेंट था और ये ब्रेक हो गया A + B में, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गया।
जैसे ए बी सी ये एक ही रिएक्टेंट था और ये 3 एलिमेंट में डिवाइड हो गया ए प्लस बी प्लस सी 3 प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। जैसे ए प्लस बी ए बी सी डी ये डिवाइड हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में। ऐसे ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट का ये संयोजन था, अब ये ब्रेक हो गया, डिसोसिएट हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में। तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट क्या हो, मोर देन वन हो। सिंगल रिएक्टेंट हो, इसका उल्टा हो गया, कंपोजिशन का उल्टा डीकंपोजिशन हो गया। समझ में आया? यस सर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अब ये ब्रेक हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, ये हीट इसका कैटेलिस्ट हो गया, हीट किया गया इसको, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये गैस हो गया जी। ठीक, ऐसे 2Fe आप कह सकते हो 2Fe, यहाँ पर 2FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया 2FeOH3 OH का होल थ्राइस, तो 2FeOH का होल थ्राइस ये ब्रेक हो गया फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्रेक हुआ किसमें, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और प्लस में 3H2O में 3H2O, ये आपका लिक्विड हो गया 3H2O। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, S लिख लेते हैं, और ये भी आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी सॉलिड था, और ये मतलब हीट करने पर ये डिसोसिएट हो गया, तो इसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। तो कंपोजिशन का अपोजिट डीकंपोजिशन होगा, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और मोर देन 2 रिएक्टेंट में ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट में मोर देन 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस हो गया, रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डीकंपोजेस इनटू मोर कंपाउंड्स आर एलिमेंट्स आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब इसके बाद थर्मल डीकंपोजिशन होता है। थर्मल मतलब क्या हुआ, जिसमें हीट हो। थर्मल डीकंपोजिशन क्या है, जिसका हीट किया जाए, हीट के माध्यम से जो डीकंपोज मतलब डिसोसिएट हो, डीकंपोजिशन हो, जिसका हीट जिसमें इन्वॉल्व हो, हीट के थ्रू डीकंपोजिशन हो, तो उसको थर्मल मतलब हीट, थर्मल मीन्स हीट, तो उसको हम थर्मल केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे आपका Pb लेड हो गया, ठीक, PbNO3 लेड नाइट्रेट, PbNO3 लेड नाइट्रेट हो गया, NO3 नाइट्रेट होता है और NO2 नाइट्राइट होता है, तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट किया गया तो 2PbO बना, लेड ऑक्साइड, Pb मतलब प्लम्बम, लेड ऑक्साइड हो गया 2PbO, प्लस में 4NO2 नाइट्रेट बन गया, 4NO2 नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया, और प्लस में ऑक्सीजन O2 गैस हो गई। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, गैस है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और लेड नाइट्रेट ये आपका सॉलिड है, और किसके उसके हुआ, हीट के थ्रू, तो इसको हम थर्मल इक्वेशन कहेंगे, जो हीट करने पर ब्रेक हो जाए, तो ये आपका थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाएगा। समझ में आया? यस सर। जिसमें हीट के माध्यम से प्रोडक्ट आए और एक सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, तो इसको हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, इलेक्ट्रिक जो है इसका कैटेलिस्ट के रूप में क्या यूज किया जाए, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से ब्रेक हो, तो रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डीकंपोज इनटू कंपाउंड किसके, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने से जो मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। समझ में आया? जैसे जैसे 2H2O लिक्विड हो गया, वाटर 2H2O ये लिक्विड है, ये ब्रेक हो गया हाइड्रोजन गैस में और प्लस में ऑक्सीजन गैस में O2 में,
कि आपका 2H2O क्या था, लिक्विड था, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से ये आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो गया, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से जो कंपाउंड्स है वो डिकम्पोज हो जाए सिंपल कंपाउंड्स में, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम मतलब इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन को हो या इलेक्ट्रोलिसिस को हो, समझ में आया? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, या पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करने से। फिर फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हैं? फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? तो रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट से ब्रेक हो जाए, कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए, जो कंपाउंड्स, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कंपाउंड्स डिकम्पोज हो जाए सनलाइट के प्रेजेंस से, उसको फोटोलिसिस कहा जाता है या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड हुआ 2AgCl, ये सनलाइट के प्रेजेंस में कैटेलिस्ट हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में ये 2Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस Cl2 में ब्रेक हो गया। अब क्लोरीन ग्री कलर का होता है, ये आपका ग्री कलर हो गया और ये क्लोरीन गैस हो गई। और AgCl क्या है? ये आपका सॉलिड है, वाइट कलर का। ये किस कलर का है? वाइट कलर का सॉलिड है। समझ में आया? तो हाँ, इसको क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट के ऐसा कंपाउंड जो सनलाइट के प्रेजेंस से डिकम्पोज हो जाए तो उसको फोटोलिसिस कहा जाएगा। तो फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हैं? रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक, फोटोग्राफिक पेपर हैज कोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाइल टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड सनलाइट, जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोग्राफिक पेपर को हम लाते हैं जो सिल्वर क्लोराइड जिस पर कोटेड चढ़ा होता है, तो जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये मतलब डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। तो सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक, वाइल सिल्वर ग्री कलर का होगा, ग्री कलर का मेटल हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो अपने से ज़्यादा पावरफुल सब्सटेंसेस को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर, अपने से कम पावरफुल सब्सटेंसेस को उनके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जो विस्थापित कर दे, जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है वो अपने से कम पावरफुल एलिमेंट को उनके सोल्यूशन से हटा देता है, तो उसको हम इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा है चैप्टर 3 में मेटल नॉन मेटल्स में कि कौन किसको हटाएगा। तो जो रिएक्टिविटी से एक सीरीज बन जाती है कि जो ऊपर एलिमेंट होगा अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है? द केमिकल रिएक्शंस इन विच आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हो। जैसे आप इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हो, A प्लस में यहाँ पर BC है, तो ये B और C का सोल्यूशन था। अब A B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? B को इनके सोल्यूशन से हटा देगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? AC और B को हटा दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया उनके सोल्यूशन से। तो A B से ज़्यादा रिएक्टिव है, B से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो BC का सोल्यूशन था, तो A ने क्या किया कि BC सोल्यूशन से B को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है।
कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके सोल्यूशन से हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब कौन किसको हटाएगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में सब ऊपर होगा वो अपने से लोअर एलिमेंट को हटा सकता है, लोअर वाला ऊपर को नहीं हटा पाएगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऊपर वाला ज़्यादा होगा, नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा। इससे एक सीरीज बन गई है रिएक्टिविटी सीरीज। या आपने सोडियम पोटेशियम सोडियम फिर इसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम ये आपने पढ़ा है उसमें कि कौन किसको हटाएगा कौन किसको नहीं हटाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूछा जाता है, जैसे जिंक हो गया। अब यहाँ पर आपका जिंक प्लस कॉपर हो गया। जिंक जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जिंक प्लस CuSO4, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट हो गया। अब कॉपर जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक और कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शंस होगा, तो कॉपर सल्फेट का जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया है। समझ में आया? Yes, sir. तो द केमिकल रिएक्शंस इन विच आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स displaces a less reactive element from a compounds in which are more reactive elements। ठीक, compounds are known as substitution reactions। तो यहाँ पर द केमिकल रिएक्शंस इन विच आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स displaces a less reactive elements from a compound are known as displacement reactions। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। इसको समझ में आया? इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है कि जो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं दो रिएक्टेंट के बीच में और एक नया कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब जैसे आप कह सकते हो AB प्लस में CD। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB और CD जब रिएक्शंस करेंगे तो A C की जगह आ जाएगा, तो AC हो गया और B D की जगह हो गया, ये आपका BD हो गया। नहीं समझ में आया? AB और CD, सर आ गया। AB और CD, तो यहाँ पर A और B, देखो यहाँ B C आपका BD, तो A AC हो गया, यहाँ AC के जगह आ गया और B D के साथ आ गया, तो ये आपका AC प्लस BD बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, या आपस में आयंस एक्सचेंज कर लिया जाए। जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2 प्लस में Na2SO4, ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये जब रिएक्शंस करेंगे तो ये आपस में जगह चेंज कर लेंगे, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा BaSO4 और प्लस में 2NaCl। समझ में आया? यस सर। हाँ, BaSO4 प्लस में 2NaCl हो गया। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में और एक नया कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। समझ में आया? यस सर। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है क्या होता है, प्रेसिपिटेट। तो जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहेंगे। जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट में उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलेंगे, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये क्या होते हैं, डबल जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल्स होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के ही एग्जांपल्स होती हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या हैं, तो जहाँ पर मतलब जहाँ पर एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो और प्रेसिपिटेट बन जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो और क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहेंगे। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं ये भी एक एग्जांपल्स होती हैं किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। जैसे आप एग्जांपल्स यहाँ ले सकते हो,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में आपका जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्शंस करेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड से सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3 बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शंस कराएंगे तो आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब सिल्वर क्लोराइड क्या है? यह प्रेसिपिटेट है। ये क्या है? प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है? इसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे, प्रेसिपिटेट है ये, अवक्षेप बन जाएगा जो नहीं घुलेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट ये आपका एक्वायरस सोल्यूशन है, जल मिला हुआ है। सोडियम क्लोराइड ये भी एक्वायरस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है। एक्वायरस सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन है। और ये आपका AgCl क्या है? सॉलिड है, AgCl सॉलिड है। सोडियम नाइट्रेट ये भी आपका एक्वायरस सोल्यूशन है, एक्वायरस सोल्यूशन हो गया। तो जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्शंस कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब सिल्वर क्लोराइड क्या बन गया? प्रेसिपिटेट बन गया। तो इसकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, क्योंकि Ag और Na ने आपस में जगह चेंज किया है। Ag Na की जगह आ गया, Na Ag की जगह आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। लेकिन ये प्रेसिपिटेट बन गया तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहेंगे। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है। न्यूट्रलाइजेशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये रिएक्शंस करेगा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl, और H2O वाटर बनेगा, H2O वाटर बनेगा। वाटर क्या है? लिक्विड है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? एक्वायरस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है, एक्वायरस सोल्यूशन, जल मिला हुआ है। और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका बेस है, एक्वायरस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है। जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है वो बेस होते हैं। बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होते हैं। ठीक। और सोडियम क्लोराइड ये आपका ये भी एक्वायरस सोल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी आपका एक्वायरस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है। AQ लिख देते हैं, एक्वायरस सोल्यूशन मतलब AQ। ठीक। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, H2O बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शंस हो गई? यहाँ पर Na और हाइड्रोजन ये आपस में चेंज हो गए, NaCl हो गया और H2O, Na की जगह H आ गया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया। लेकिन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये क्या बन रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहा जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी न्यूट्रलाइजेशन ही एग्जांपल्स होती है। समझ में आया? नो सर। हैं? यस सर, आ गया। अरे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ही एग्जांपल्स होते हैं। अगर न्यूट्रलाइज कर रहा है एक दूसरे को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो जाएगी। तो ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें तो उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहेंगे। ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए तो उसका अलग नाम बन गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गया। ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गया और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एग्जांपल्स हो गया। समझ में आया? यस सर। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप कह सकते हो कि द रिएक्शंस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। डेफिनेशन में लिख सकते हो द रिएक्शंस इन विच, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड और बेस रिएक्शंस करें और क्या बना दें? सॉल्ट और वाटर बन जाए, सॉल्ट और वाटर बन जाए। तो किसके द्वारा? एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस के एक्सचेंज के द्वारा। तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहेंगे। जब एसिड और बेस रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी। तो द रिएक्शंस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब एसिड और बेस रिएक्शंस करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ऐसे और आयंस का एक्सचेंज होगा तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या
हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवेबल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और रिडक्शन रिएक्शंस क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस्ड होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रेडॉक्स रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हो या रेडॉक्स रिएक्शंस को हो, जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो। समझ में आया? तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, उसको रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर रिमूवेबल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ में आया? यस सर। तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट्स आर रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स फॉर्म अ कंपाउंड एज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी पूछे जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या कह सकते हो? द सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देते हैं तो उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या कह सकते हो कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिडक्शंस के लिए हाइड्रोजन को देते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। समझ में आया? या आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए किसको देंगे? ऑक्सीजन को देंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो रिडक्शंस के लिए हाइड्रोजन को देंगे, तो उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हो गया। इसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं। तो एक्सो मतलब होता है रिलीज होना, एक्सो मीन्स रिलीज होना, और थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। और एंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, और थर्मल मतलब होता है हीट। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो एक्सो मीन्स निकलना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगी? जिसमें हीट रिलीज होगी, रिएक्शंस के दौरान हीट रिलीज होगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाएगा। EXOTHERMIC एक्सोथर्मिक। तो एक्सो मतलब हीट रिलीज होना, एक्सोथर्मिक, और एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होना। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस
एक्सो मतलब रिलीज होना, एक्सो मीन्स रिलीज होना, निकलना। तो जिसमें हीट रिलीज हो, हीट क्या हो, रिलीज हो, निकले, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। और एंडो मतलब एब्जॉर्ब होना, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक किसको कहेंगे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब हो हीट, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विच रिड्यूस प्रोड्यूस एनर्जी, रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ दी जो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे, ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गया, रेस्पिरेशन रिएक्शंस हो गया। तो रेस्पिरेशन रिएक्शंस ये क्या है, हीट इसमें रिलीज होती है। जैसे आपका रेस्पिरेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, सी कार्बन 6 होता है, C6H12, H12O6, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा, 6O2 कार्बन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी निकलेगी, एनर्जी, इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आया? तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बैलेंस कर लो, 6CO2 हो जाएगा, और ये भी आपका 6H2O हो जाएगा। ये आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपका रेस्पिरेशन रिएक्शंस हो गया। रेस्पिरेशन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक। इसको इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ऐसे क्विक लाइम का रिएक्शंस हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब H2O से रिएक्शंस करेगा, वाटर से, H2O से कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से वाटर से रिएक्शंस करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया। एंडोथर्मिक में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शंस हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये हीट जब इसको करोगे, हीट, तो हीट करने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये रहा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती थी एक्सोथर्मिक में। समझ में आया? यस सर। इसके बाद आता है कोरोजन और रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक है ये, कोरोजन एंड रेंसिडिटी इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कोरोजन क्या है कि जो कुछ चीज़ें मेटल्स होती हैं, तो मेटल्स ज़्यादा टाइम तक अगर पड़ी रहती हैं एयर में तो वो कोरोड हो जाती हैं। तो कोरोजन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, ये आपका स्लो कन्वर्जन होता है मेटल्स का स्लो कन्वर्जन है। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ, जैसे मान लो जो मेटल्स होती हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती हैं, जब उनको हम डस्ट के पार्टिकल्स या एयर में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर डस्ट मतलब वो क्या होगी कि ऑक्सीजन के कारण, वाटर के कारण, एसिड के कारण, गैस के कारण जब एटमॉस्फेयर में हम उनको खुला छोड़ देंगे तो वो क्या होगी कि उस पर कोरोड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उस पर एक तरीके से लेयर जमा हो जाएगी, एयर की, गैसेस की, एसिड की, वाटर की, ऑक्सीजन की। तो ये उसी को हम बोलेंगे कोरोजन। कोरोड हो गई रॉड, कोई भी जो मेटल की चीज़ें हैं वो कोरोड हो गई। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, वाटर के कांटेक्ट में आएगी, जो आपकी मेटल्स हैं, एसिड के कांटेक्ट में आएगी, गैसेस के कांटेक्ट में आएगी, तो वो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स
एक तरीके से ऊपर एक परत जमा हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि रॉड जो हुई हमारी, जो मेटल रॉड है वो कोरोड हो गई, और उस प्रोसेस को कोरोजन बोल दिया जाएगा। तो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जब वो प्रेजेंट होगी तो कोरोजन वो प्रोसेस होगी। जैसे आयरन हो गया, आयरन को हम खुला छोड़ देते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या होता है, रस्ट हो जाता है, तो आयरन ये आपका कोरोजन प्रोसेस हो जाएगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन है। अब रस्टिंग जैसे कॉपर की चीज़ें हो गई, कॉपर हो गया, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पेंट करके रखते हैं, ग्रीजिंग या ऑयलिंग उस पर लगा देते हैं, गैल्वनाइजेशन, तो ये प्रिवेंट करने से रस्ट से बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन है, ये रोकथाम है कि जिससे आपकी मेटल की चीज़ें बचाई जा सकें। तो हम उसको पेंट कर देते हैं, पेंट लगा करके, ठीक, ग्रीजिंग, ऑयलिंग करके और गैल्वनाइजेशन से हम चीज़ को बचा सकते हैं। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी जब कोई फूड मटेरियल्स आप मतलब फैट से, ऑयल से जो बना होता है फूड मटेरियल्स, तो जब हम उसको एक्सपोज कर देते हैं एयर में लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे क्या है वो रेंसिड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, समझ में आया। और ये फैट और ऑयल जो उसमें फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं उसके ऑक्सीडेशंस के कारण होता है। जो जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं फूड मटेरियल्स में, तो उनके ऑक्सीडेशंस के कारण ऐसा होता है, तो उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। इसको भी हम बचा सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट लगा दिए, जोड़ा जाए, जैसे आप नाइट्रोजन ऑक्साइड डाल के रखते हैं चिप्स वगैरह जो आती है कि ख़राब ना हो। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग हो गया, और बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट जोड़ दिया जाए, और एयर जो मतलब एयर को हटा करके नाइट्रोजन उसमें इंसर्ट कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, एयर की जगह नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाए। तो चिप्स वगैरह में क्या करते हैं, एयर को हटा करके एयर को मतलब रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से, इसलिए चिप्स वगैरह ज़्यादा दिन तक रखा रहता है, ख़राब नहीं होता है। या आप जो रेफ्रिजरेशन कर दो, फूड को फ्रिज में रखो, रेफ्रिजरेशन हो गई, फूड स्टफ को रेफ्रिजरेशन करके बचाया जा सकता है। तो रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड ऑड्यूर, आप कह सकते हो द टेस्ट एंड ऑड्यूर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब हम लॉन्ग टाइम तक एयर में एक्सपोज कर देते हैं फूड मटेरियल्स को जो फैट से और मतलब फैट और ऑयल से बना होता है, तो चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो द टेस्ट एंड ऑड्यूर, उसकी खुशबू बदल जाएगी, टेस्ट बदल जाएगा। तो द टेस्ट एंड ऑड्यूर ऑफ फूड मटेरियल्स containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. It is caused due to oxidation of fat and oil present in food materials. तो मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, किस किस मेथड से इसको बचाया जा सकता है, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को जोड़ा जाए, वैक्यूम पैकिंग के थ्रू बचाया जा सकता है, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, एयर को रिप्लेस करके नाइट्रोजन इंसर्ट किया जाए, और रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, रेफ्रिजरेशन के माध्यम से बचाया जा सकता है। ऐसे सिल्वर मेटल्स को, जो आपका कोरोजन प्रोसेस था, उसको भी द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टार्निश्ड या बिकम डल ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब एयर के एक्सपोजर में सिल्वर मेटल्स आती है तो वो टार्निश्ड हो जाएगी, डल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, एक परत जमा हो जाती है जो Ag2S की होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, Ag2S की होगी, सिल्वर सल्फाइड की, ठीक। तो इसको मतलब एयर से बचाया जा सकता है। तो कॉपर को जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शंस कराएंगे तो आपका सिल्वर सल्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कोरोजन ऑफ कॉपर को, तो कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर एंड शाइन। लस्टर क्या होता है, मेटल्स की एक शाइनिंग सरफेस होती है, मेटल जो होंगे वो कोरोड होंगे। मेटल्स क्या होंगे, जो मतलब जिनकी शाइनिंग सरफेस होती है, जो डक्टिलिटी होती है, जो मैलेबल होते हैं, जो गुड हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आसानी से ईजिली फ्लो हो जाती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी शाइनिंग सरफेस होती है, उसको हम लस्ट्रस कहते हैं कि मेटल लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है। मेटल मैलेबल होते हैं, उनके पतले वायर खींचे जा सकते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, उनको हाइमाइट करके उनकी थिन शीट बनाई जा सकती है। तो मेटल को पीट करके पतली शीट बना सकते हो, मेटल के पतले वायर बना सकते हो, ठीक।
उसके बाद मेटल सोनोरस होते हैं, उनको बीट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ को सोनोरस कहा जाएगा। तो मेटल सोनोरस होते हैं, ठीक। वो सोनोरस हो गए, मैलेबल हो गए, डक्टाइल हो गए, लस्टरस हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये सब मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा है। तो आगे हम जब रिवाइज करेंगे तो उसको थोड़ा बताएंगे। तो इस चैप्टर के अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक इसके कंसेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शंस